ये लोग तो आए नहीं है। जो उधर बैठती थी वो इधर बैठने लग गई है क्या? आई नहीं है ना? वही तो। चलो देखते हैं। ये टॉपिक ढूंढ रही थी एनसीईआरटी पे, इसलिए इतना टाइम लग गया मुझे। चलो 01 कोशिश करते हैं कल तक में ख़त्म करने का, ठीक है? और ये बुक से ही देखेंगे क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन को अलग कुछ मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, जो है वही पढ़ना है। तो हमें जो पढ़ना है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लास्टिसिटी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। आज जो है ना पहले हार्मोन वाला पार्ट करते हैं, ठीक है? हार्मोन वाला पहले पढ़ लेंगे ना तो कल तुम लोग रिवीजन कर लोगे, तो फिर वो, क्योंकि यही मेन है जो याद करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोग देख लेंगे कल के क्लास में। पहले हम लोग सेकेंड हाफ पढ़ते हैं, मतलब सेकेंड हाफ वाला जो टॉपिक है वो। चलिए यहाँ से शुरू होगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। चलिए, प्लांट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए होते हैं, इंटरनल फैक्टर भी चाहिए होता है एंड एक्सटर्नल फैक्टर भी चाहिए। प्लांट में इंटरनल फैक्टर का मतलब क्या हो गया? यदि मैं कहूँ प्लांट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए, राइट? तो इंटरनल फैक्टर मतलब क्या? प्लांट में डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की बात करें तो इसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर भी रिक्वायर्ड है और इंटरनल फैक्टर भी रिक्वायर्ड है। देखिए, इंटरनल फैक्टर्स में प्लांट में क्या इंटरनल फैक्टर जो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करेगा? मुझे बता सकते हो प्लांट में क्या ऐसा चीज़ है जो इंटरनली उसमें प्रेजेंट है जो प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है? प्लांट के हॉर्मोन्स। चलिए ठीक है, पहला हो गया प्लांट का हार्मोन, जिसे इन शॉर्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं, सॉरी इन शॉर्ट पीजीआर कहते हैं। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वही है प्लांट हार्मोन्स, इसको हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स, ठीक है? इनके अलावा और क्या नहीं, इसके देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो, उसकी एक्टिविटी हो, वो सब पीजीआर ही कंट्रोल करता है। लेकिन पीजीआर कितना बनना है नहीं बनना है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उसका जेनेटिक कंपोजिशन कैसा है, डीएनए कैसा है ना? तो जेनेटिक मटेरियल। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए? लाइट चाहिए, टेम्परेचर, वाटर,
है ना, एटसेट्रा, जो कि प्लांट में एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो इंटरनल फैक्टर्स के अंदर आता है। और ये कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्चुअल में? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसके जो है ना डाइवर्स कंपोजिशन होते हैं। डाइवर्स कंपोजिशन मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोजिशन जो है आप इसमें देख सकते हो। ये कुछ एक इंडोल कंपाउंड्स हो सकते हैं। इंडोल कंपाउंड्स में जैसे इंडोल 3 एसिटिक एसिड हो गए, जिसको शॉर्ट में IAA हो कहते हैं। उसके बाद कुछ एडेनिन के डेरिवेटिव्स होते हैं। एडेनिन समझ रहे हो ना, DNA में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, तो वो एडेनिन डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि N6 फॉरफ्यूराइल एमिनो प्यूरिन हो गए। काइनेटीन कहते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटेनॉइड्स में एब्सिसिक एसिड एंड ABA हो गए, जिसको शॉर्ट में कहेंगे। टर्पिन्स हो गए जो कि जिब्रेलिक एसिड के अंदर होते हैं, जिसको शॉर्ट में GA3 कहते हैं। गैसेस में इथाइलिन हो गए। तो इस तरह से जो डेरिवेटिव्स वगैरह आप देख पा रहे हो, जैसे इंडोल कंपाउंड से कौन बना बताओ? इंडोल कंपाउंड्स, ये रियल में ऑक्सीन्स के लिए हमने कहा, ऑक्सीन्स है ना। एडेनिन डेरिवेटिव, एडेनिन डेरिवेटिव में एक्चुअल में क्या होगा, ये काइनेटीन जो है ना ये साइटोकाइनिन के लिए आता है, साइटोकाइनिन के लिए आता है। उसके बाद एब्सिसिक एसिड में कैरोटेनॉइड डेरिवेटिव, कैरोटेनॉइड डेरिवेटिव, ये एब्सिसिक एसिड हो गया। टर्पिन्स में जिब्रेलिन हो गया, टर्पिन्स से जिब्रेलिक एसिड हो गया, GA हो गया। एंड इथाइलिन गैसेस। एक्चुअल में देखा जाए तो 5 ही हार्मोन्स हमें मेजरली पढ़ना है प्लांट में। वो होते हैं ऑक्सीन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, देन एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। तो उसके डेरिवेटिव्स को यहाँ पे बताया गया है। जैसे इंडोल कंपाउंड हो गए एक्सिन्स के लिए, N6 फॉरफ्यूराइल एमिनो प्यूरिन हो गए साइटोकाइनिन के लिए, कैरोटेनॉइड जो है डेरिवेटिव्स जो है एब्सिसिक एसिड के लिए, टर्पिन्स जिब्रेलिन्स के लिए, और इथाइलिन तो हमें पता ही है वो गैसेस हार्मोन है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो वेरियसली डिस्क्राइब कहते हैं इसे, आप डिस्क्राइब्ड होते हैं इसको फाइटो हार्मोन, प्लांट हार्मोन भी जो है हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पे PGR को 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक ग्रुप ऐसा जिसमें कि मतलब कुछ PGR ऐसे होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और कुछ PGR ऐसे होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं इसीलिए उसे हम लोग बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, और चूंकि इनहिबिट करते हैं तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्रमोटर में कौन कौन से आते हैं? ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन आते हैं। और जो एब्सिसिक एसिड होते हैं वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। लेकिन इथाइलिन को ना हम लोग ईदर कैटेगरी में रख सकते हैं, कभी कभी वो ग्रोथ को प्रमोट भी करता है और कभी इनहिबिट भी करता है। तो इसीलिए, लेकिन ज़्यादातर वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, बहुत कम ही जो है वो ग्रोथ को प्रमोट करता है। एक्चुअल में स्टूडेंट मेरा सिर में पेन हो रहा है, 2 मिनट रुको।
हेलो, ठीक है। हाँ, पीजीआर को आपने दो ग्रुप में डिवाइड किया इनके फंक्शन के आधार पे प्लांट बॉडी के अंदर में। यदि ये ग्रोथ में, क्या नोटंकी, यदि ये ग्रोथ को प्रमोट करता है, सेल डिवीजन करता है, सेल के इनलार्जमेंट करता है, पैटर्न फॉर्मेशन, पैटर्न फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, सॉरी एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन वगैरह कर रहा है, तो ये ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। आप कहोगे मैम पैटर्न फॉर्मेशन क्या होता है? पैटर्न फॉर्मेशन का मतलब यही हुआ कि जैसे नया लीव्स बन जाना या नए टेंड्रल्स का डेवलपमेंट हो जाना, तो ये पैटर्न फॉर्मेशन में आता है। तो यदि ये काम किया तो इसका मतलब ये ग्रोथ को प्रमोट किया, और ग्रोथ को प्रमोट करने वाले कौन कौन से हो गए? ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन। जो पीजीआर होते हैं अदर ग्रुप के, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिस्पॉन्स टुवर्ड वुंड्स एंड स्ट्रेस। अब प्लीज मार्क करना, मैंने ग्रोथ इनहिबिटर कहा था ना, तो ग्रोथ इनहिबिटर वर्ड सुन के कुछ नेगेटिव सा हमें दिमाग में आता है। नेगेटिव नहीं है एक्चुअल में, ये होता ये है कि मान लो प्लांट कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, तो वैसे स्ट्रेसफुल कंडीशन में ये जरूरी है कि प्लांट ऐसे कंडीशन में सर्वाइव कर सके, इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो स्टूडेंट, होता क्या है, मान लो कि कोविड का टाइम था, ठीक, कोविड का टाइम हमारे लिए स्ट्रेसफुल था। यदि उस समय हम जितने बार अभी मार्केट जाते हैं, चीज़ों को खरीद के आते हैं, उतना ही यदि उस समय भी हम लोग करते तो ऑब्वियसली हम लोग सबके सब बीमार पड़ते ना। स्ट्रेसफुल कंडीशन में हमने अपनी नीड को सीमित कर लिया, अपने रिक्वायरमेंट को कम कर लिया, ताकि इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। वैसे ही प्लांट के लिए भी जब इमरजेंसी सिचुएशन आता है ना, तो वैसे सिचुएशन में प्लांट क्या करते हैं ना, अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको सीमित कर देता है और अपने ग्रोथ को रोक देता है, क्योंकि ग्रोथ यदि ज़्यादा करेगा तो चीज़ों का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगा। ऐसे केस में वो अपने ग्रोथ को इनहिबिट करता है कि भाई रुक जा, अभी हमारे पास इतना रिसोर्सेस नहीं है, तो फिर तुम क्यों इतना ग्रोथ करोगे? जितना ज़्यादा ग्रोथ करोगे उतना ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा और उतना चीज़ों को लेना पड़ेगा जो कि है नहीं। तो ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में प्लांट को हेल्प करने का काम जो करते हैं ना, वो रियल में ग्रोथ को इनहिबिट करवाते हैं, उसको प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं। और इसमें बेसिकली दो ग्रुप्स ऑफ हार्मोन्स आता है, एक आता है एब्सिसिक एसिड और एक होता है इथाइलिन। लेकिन इथाइलिन का दोनों फंक्शन देखते हैं, ग्रोथ को प्रमोट भी करा सकता है कुछ केस में और ग्रोथ को रोकता भी है, लेकिन ज़्यादातर ये ग्रोथ को रोकता है और प्रमोशन कम करता है। ग्रोथ को प्रमोट कम करता है और रोकने का काम ज़्यादा करता है, ठीक है। जो पीजीआर है अदर ग्रुप के, वो एकदम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वुंड्स एंड स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ऑरिजिन, ठीक है। इसके लिए दे इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़, जैसे कि डोरमेंसी, एब्सिशन। डोरमेंसी यानी सीड को डोरमेंट कर देना, बर्ड को डोरमेंट करना, मतलब उसके ग्रोथ को रोक देना। एब्सिशन मतलब कि पत्तों का टूट के गिर जाना। अब मान लो कि प्लांट को लाइट नहीं मिल रहा, प्लांट को लाइट मिल ही नहीं रहा, तो उतने पत्तों की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तो धीरे धीरे ना मतलब जब अंधेरे में रखोगे तो धीरे धीरे उसके पत्ते झड़ने लगते हैं, क्योंकि प्लांट को पता है कि जब ज़्यादा पत्ते होंगे तो हर एक पत्तों को न्यूट्रिशन भी चाहिए, और हमें तो उतना न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा है। जो ही मिल रहा है उससे जितना पत्ता है उसी से काम चलाना है, तो जो एक्सेस पुराना पत्ता होता है वो गिर जाता है। प्लांट में से पत्तों या किसी भी पार्ट का टूट के गिर जाना ही एब्सिशन कहलाता है, ठीक है। पीजीआर एब्सिसिक एसिड बिलोंग टू दिस ग्रुप। जो गैसेस पीजीआर होते हैं इथाइलिन, ये कुड फिट ईदर ऑफ द ग्रुप, मतलब दोनों ग्रुप में आता है, बट लार्जली ये क्या है, इनहिबिटर या प्रोमोटर? लार्जली इट इज इनहिबिटर। अब यहाँ पे दुनिया में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के आधार पे, और ये जो है बेसिकली ऑक्सिन से रिलेटेड है। ये एक्सपेरिमेंट जो है ऑक्सिन से रिलेटेड है, और आपको बता दें इसमें दो साइंटिस्ट हैं, चार्ल्स डार्विन एंड उनका सन फ्रांसिस डार्विन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कोलेप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास,
कॉलेप्टाइल ऑफ कैनेडी, कैनेडी ग्रास एक तरह का ग्रास है, उसके छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना उसी को कॉलेप्टाइल टर्म से आप समझ लो। वो कॉलेप्टाइल ऑफ कैनेडी ग्रास यानी जो पौधे हैं ना छोटे छोटे ग्रासेस है, उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और वो जो एक्सपेरिमेंट था वो बेसिकली फोटोट्रॉपिज्म के आधार पे था। आपको पता है कि यदि किसी प्लांट को एक तरफ से लाइट मिलता है तो जिधर से लाइट मिलता है वो उधर के तरफ बेंड होता है ना। तो बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। लाइट के टुवर्ड्स चीजों मतलब प्लांट्स का बेंड हो जाना, दैट इज द फोटोट्रॉपिज्म, सही है ना। तो इसमें उन्होंने ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसमें उन्होंने कहा कि जिधर से लाइट आती है ना तो वो जो प्लांट है ये कॉलेप्टाइल उधर के तरफ ही बेंड होता है, ठीक है। तो अभी इसमें देख लीजिए कि क्या क्या है। और हाँ, ऑक्सिन को सबसे पहले FW वेंट ने आइसोलेट किया था ओट सीडलिंग से, ओट के पौधे में से आइसोलेट किया था FW वेंट ने, ठीक है। अब इसमें क्या है देख लीजिए, जो ये जो प्लांट का ये जो पार्ट है ना, इधर से लाइट दिए तो लाइट ऐसे ही होता है कि अभी ज़्यादा हो रहा है। तुम लोग को दिक्कत हो रही है? तो वीडियो जाएगा? चलो मैं इसको हाथ में रख के करती हूँ, देखते हैं। तो ऑक्सिन को सबसे पहले आइसोलेट किया था FW वेंट ने ओट्स के सीडलिंग से। यहाँ पे पहले एक्सपेरिमेंट में ये देखो, ये लाइट है, लाइट की तरफ ये बेंड हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसके ये वाले पार्ट को कट कर दिए, ऊपर से ये वाला हिस्सा को कट करके हटा दिए, कट करके जब हटा दिए ना तो कोई बेंडिंग नहीं हुआ। जब ऊपर के टिप को, प्लांट के ऊपर के टिप को कट कर दिया ना, यहाँ पे टिप को कट कर दिया तो नो बेंडिंग, कोई बेंडिंग नहीं हुआ, यहाँ पे नो बेंडिंग। लेकिन जब इसके ऊपर ना टिन या ओपैक, टिन या ओपैक मतलब एकदम मतलब अपारदर्शी, जब ऊपर से कवरिंग कर दिया, मतलब कवरिंग बना दिया ऊपर टिप पे, तो भी यहाँ पे बेंडिंग नहीं हुआ, नो बेंडिंग। लेकिन जब इसके ऊपर जो है मतलब आप ना मतलब यदि प्रोवाइड करोगे ट्रांसपेरेंट जैसे कैप यदि हुए तो वो बेंडिंग इसमें हम लोग देख पाते हैं, मतलब बेंड हो जाएगा लाइट की तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज समथिंग जो कि प्रोड्यूस होता है विथ रिस्पॉन्स टू लाइट इन द टिप, टिप पे ही प्रोड्यूस होता है। ये बात होता है ना कि जो टिप है उसी में प्रोड्यूस होता है। यदि टिप को कट कर देते हो तो कोई बेंडिंग नहीं होता है। इसका मतलब समथिंग इज गोइंग टू प्रोड्यूस एट द टिप, और वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, जिसकी वजह से वो बेंडिंग इफेक्ट देखते हैं। देखिए क्या है ना कि जब भी कोई चीज़ बेंड होगा, जैसे पहले ऐसा था और ये बेंडिंग हो रहा है ऐसे, इसका मतलब इस एरिया में सेल का क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है ना। इस एरिया में सेल का साइज नॉर्मल ही है, बट इस एरिया में सेल का साइज क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है, जिसकी वजह से बेंड हो रहा है। तो चीज़ें यहाँ पे थे, यहाँ पे चीज़ें सिंथेसाइज हो रहा है, और नीचे की तरफ और पीछे की तरफ जहाँ पे लाइट नहीं था, क्योंकि लाइट देखो लाइट इधर से आ रहा है, तो लाइट इधर से आ रहा है, तो वो जो भी सब्सटेंस ये टिप पे प्रोड्यूस हुआ वो लाइट वाले एरिया पे गया या उस एरिया पे गया जहाँ पे लाइट नहीं था,
उस एरिया पे गया ना जहाँ पे लाइट नहीं था, तो वो उस एरिया पे जाने के बाद वहाँ के सेल में एक्यूमुलेट होता है और सेल का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने किया। फिर नेक्स्ट जो है ये जो है जिब्रेलिन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है। जिब्रेलिन में जो है मतलब इसको ना ई कुरोसावा जापानीज साइंटिस्ट थे, इन्होंने ना एक बीमारी फाइंड आउट किया राइस सीडलिंग में। राइस यानी कि जो मतलब धान वगैरह के सीडलिंग्स यानी जो छोटे पौधे हैं ना, उसमें उन्होंने बीमारी फाइंड आउट किया कि पौधा तो बहुत लंबा हो रहा है, ऊपर से बीज आ रहे हैं ये भी दिख रहा है, लेकिन बीज के अंदर दाने नहीं है। बीज का ऊपर का कवरिंग है, धान है, लेकिन धान के अंदर जो है वो जो दाने होने चाहिए नहीं है। उसको उन्होंने नाम दिया फुल्लिश सीडलिंग डिजीज। पता है क्यों? बड़े तो हो गए लेकिन बिना काम के। मतलब कोई आदमी बहुत बड़ा हो जाए और दिमाग ही ना हो तो उसको भकलोल कहते हैं ना, वैसे ये भी बड़ा हो गया, बीज जैसे स्ट्रक्चर बन रहे थे लेकिन उसमें दाने नहीं थे, इसीलिए इसका नाम रख दिया भकलोल सीडलिंग डिजीज। फुल्लिश का मतलब वही होता है। पाया गया कि ये बीमारी किसकी वजह से होता है? जिबरेला फुजिकुरोई नाम का एक फंजाई की वजह से होता है। फिर इन्होंने क्या किया, एक मतलब बहुत सारे प्लांट जिसको फुल्ली सीडलिंग हो चुका था बीमारी, वो वाला बकाने डिजीज बोलते हैं, उसकी प्लांट को तोड़ा उन्होंने और उन्होंने ऐसा खल कुंडी होता ना वैसे ही मोर्टार एंड पैसल में उसको डाला और उसके बाद खूब कूटा कूटा रस गाड़ लिया उसका और फिर नॉर्मल हेल्दी प्लांट में स्प्रे कर दिया। वो नॉर्मल हेल्दी प्लांट भी भकलोल हो गया। तब उन्होंने समझा कि एक्चुअल में जो कारण है, देयर इज समथिंग एक्टिव सब्सटेंस जो कि उसमें था जो दूसरे को भी बीमार कर पाया, और जब उसको आइसोलेट किए तो वो एक एक्टिव सब्सटेंस रियल में जिब्रेलिक एसिड था। समझे क्या? तो इसमें ना द एक्टिव सब्सटेंस वेर वेदर आइडेंटिफाइड एज जिब्रेलिक एसिड। इजी है। तो बीमारी कौन सा था? फुल्लिश सीडलिंग डिजीज ऑफ द राइस सीडलिंग, जिसे बकाने डिजीज कहते हैं। साइंटिस्ट का नाम ई कुरोसावा, और बीमारी किसने काउस किया था? तो जिब्रेला फुजिकुरोई में ने। और ये कौन सा केमिकल प्रोड्यूस कर रहा था तो ये बीमारी हुआ था? तो जिब्रेलिन की वजह से। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट दो हैं, एफ स्कूग एंड हिज को वर्कर। एफ स्कूग एंड हिज को वर्कर, इन्होंने पाया कि टोबैको स्टेम में से सेल निकालेंगे और वो सेल तभी डिवाइड कर सकता है, प्रोलिफरेटेड मतलब डिवाइड कर पाना, तभी कर पाएगा जब आप उस सेल को ऑक्सीजन देते हो न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर और उसमें वैस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, यीस्ट एक्सट्रैक्ट या कोकोनट मिल्क या डीएनए देते हो। इन सभी में से कोई भी एक दोगे तो वो डिवाइड करेगा, अदरवाइज डिवीजन नहीं होता है। तो उसके बाद पाया गया कि ये जो भी एक्सट्रैक्ट दिया ना, जैसे यीस्ट एक्सट्रैक्ट दिया गया, वैस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट दिया गया, कोकोनट मिल्क दिया गया या डीएनए दिया गया, इससे ना कुछ चीज़ बने थे, कुछ एक्टिव सब्सटेंस बने थे और उन्होंने इनका नाम दिया काइनेटिन। ये नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन होता है। तो कौन थे? एफ स्कूग एंड हिज कोवर्कर। इन्होंने ऑब्जर्व किया इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम ऑफ द कैलस। उस कैलस मतलब जब टिश्यू कल्चर करते हैं ना, तो जहाँ पे सेल को डिवाइड करवाते हैं तो वहाँ पे अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स बन जाते हैं, उसको कैलस कहते हैं। वो कैलस जो है, उस कैलस के अंदर सेल डिवीजन तभी होता है जब उसके अंदर ये सारी चीज़ें, only if the addition of oxygen the nutrient medium was supplemented with one of the following, किनमें से कोई एक, वैस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट या ईस्ट एक्सट्रैक्ट या कोकोनट मिल्क या डीएनए। उसके बाद इन्होंने एफ स्कूग एंड मिलर ने फाइंड आउट किया कि ये जो सब्सटेंस जिसकी वजह से डिवीजन हो रहा था वो जो है रियल में काइनेटिन थे। काइनेटिन को हम लोग कहते हैं कि नेचुरल साइटोकाइनिन के रूप में है। फिर 1960 में 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर ने प्यूरिफाई किया कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसमें अलग तरह के, मतलब तीनों ने अलग अलग नाम दिया, इनहिबिटर बीटा, एप्सिशन 2 एंड डॉर्मिन। ये 3 जो सब्सटेंस है बाद में पाया गया ये तीनों एक ही तरह के केमिकल हैं, बट 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने तरीके से इनका नाम दिया। केमिकली आइडेंटिकल फाइंड आउट किया गया, लेटर ये केमिकली आइडेंटिकल फाइंड आउट किया और इसका नाम दिया गया
एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है कुजिन्स। कुजिन नाम के साइंटिस्ट ने पाया कि जो राइपेंड ऑरेंज से ना, राइपेंड ऑरेंज मतलब पका हुआ जो ऑरेंज होता है, उससे कुछ ऐसे वोलाटाइल सब्सटेंस गैसेस निकलते हैं जो नहीं पके हुए बनाना को, यानी कच्चा जो बनाना होता है उसको भी राइपेन कर सकता है। और बाद में पाया गया कि ये जो वोलाटाइल सब्सटेंस है वो इथाइलिन है और ये एक तरह का गैसियस पीजीआर है। चलो रिकॉल करो, आप में से बताओ। ऑक्सीजन के एक्सपेरिमेंट के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट का नाम एनसीईआरटी ने लिखा है? ऑक्सीजन के एक्सपेरिमेंट के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट का नाम लिखा है? चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, है ना। इन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया और एक्सीडेंटली ये फाइंड आउट किया। उसके बाद FW वेंट ने, मिला मिला मिला। चलो, फुल्लिस सिडलिंग डिजीज आया था उसके बाद। फुल्लिस सिडलिंग डिजीज जो है जिब्रेलिन के लिए था, और जो मतलब जो फंजाई था वो कौन था? जिबरेला फुजिकुरोई था। जिबरेला फुजिकुरोई जो है वो बकाने डिजीज, जिसको फुल्लिस सिडलिंग डिजीज बोलते हैं, वो कॉज करा था। और ये हेल्दी प्लांट को भी अनहेल्दी बनाया था। चलो डन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है कौन? एफ स्कूग एंड हिज कोवर्कर। एफ स्कूग एंड हिज कोवर्कर में आपको बताया होगा कि जो टोबैको का इंटरनोडल सेल को निकाल करके उसको कैलस के रूप में जब ग्रो किया गया, तो ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिएंट मीडियम में उसमें क्या क्या डाला गया? तो वैस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट डाला गया, या यीस्ट एक्सट्रैक्ट डाला गया, या कोकोनट मिल्क डाला गया, या DNA डाला गया। तभी जाके सेल डिवीजन हो गया, सेल डिवीजन होने लगा। और बाद में पाया गया कि जो एक्टिव सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट हुआ था वो एक्चुअल में क्या था बच्चा? काइनेटीन था। काइनेटीन था। और काइनेटीन एक तरह का साइटोकाइनिन होता है। काइनेटीन इज अ टाइप ऑफ साइटोकाइनिन। चलिए नेक्स्ट था 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट, रिसर्चर थे। इसने क्या 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 बोला? इनहिबिटर बीटा, एब्सिशन 2, डॉर्मिन, ये 3 अलग अलग नाम से केमिकल को एक्सट्रैक्ट किया ये तीनों ने, बट बाद में पाया गया कि ये तीनों एक ही केमिकल है ना। और ये जो केमिकल है वो कौन सा केमिकल है? एब्सिसिक एसिड है। उसके बाद कुजिन नाम के साइंटिस्ट ने पाया कि राइपेंड ऑरेंज से निकलने वाले जो वोलाटाइल सब्सटेंस है वो अनराइप बनाना को भी राइपेन कर सकते हैं। और ये जो सब्सटेंस, जो वोलाटाइल गैस है, वो इथाइलिन है। ठीक, इससे पहले हमने पढ़ा ना कि डेरिवेटिव्स वगैरह में तो ऑक्सीजन कौन से कंपाउंड से बने होते हैं? इंडोल कंपाउंड से होते हैं। इंडोल कंपाउंड से ऑक्सीजन बनते हैं। और ऑक्सीजन के जो टाइप है, जैसे एक बताया है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। उसके बाद जिब्रेलिन टर्पीन से बनता है। मिला क्या जिब्रेलिन वाला? पहले निकालो जो मैं बता रही हूँ। जिब्रेलिन किससे बनेगा? टर्पीन से बनेगा। मिला क्या वो? पहले होगा, इन सब से पहले, मतलब जहां से मैं शुरू की हूं ना उसमें देखो, ऑक्सीजन के लिए इंडोल कंपाउंड लिखा है। ऑक्सीजन के लिए इंडोल कंपाउंड लिखा है। ऑक्सीजन के लिए इंडोल कंपाउंड, उसमें एक एग्जाम्पल लिखा है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA। उसके बाद यदि आप साइटोकाइनिन को देखो तो साइटोकाइनिन जो है एडिनिन डेरिवेटिव लिखा होगा, N6 फॉरफ्यूराइल एमिनोप्यूरिन। फिर जाके जिब्रेलिन में देखो, जिब्रेलिन में टर्पिन्स लिखा है,
उसके बाद कौन लिखा है, कैरोटेनॉइड्स से बना क्या, एब्सिसिक एसिड बना, कैरोटेनॉइड से एब्सिसिक एसिड बना, और इथाइलिन गैसियस पीजीआर है। तो बताओ साइटोकाइनिन के लिए एडेनिन डेरिवेटिव है, एडेनिन डेरिवेटिव N6 फॉरफ्यूराइल एमिनोप्यूरिन, वो रियल में साइटोकाइनिन के लिए है, आप ना डैश दे के लिख लो, वो साइटोकाइनिन के लिए है। N6 फॉरफ्यूराइल अमीनोप्यूरिन जो है ना बच्चा, वो साइटोकाइनिन के लिए है। नहीं बेटा, वो तो ऑयल होता है, वो जो आंख में कर देते हो ना, वो ऑयल होता है, लेकिन उसमें भी रहता है, उसमें रहता है। हाँ पक जाना चाहिए, लेकिन पका हुआ होना चाहिए ऑरेंज। और तुम उतना क्यों मेहनत करोगे, तुम ना ऐसे छिलका विलका भी छील के डाल दोगे ना, मतलब जैसे ऑरेंज का छिलका विलका छील के डाल दोगे बनाना के साथ, तो वो राइपन हो जाएगा। मुझे तो दया आ गया, तुम इतना मेहनत क्यों करोगे, मैंने बचा दिया तुमको, बताओ। पीसते फिर डालते, इससे अच्छा छोटे छोटे टुकड़े बना के डाल दो। चलिए ऑक्सीजन्स के बारे में देखते हैं। इसके बाद इसके बाद जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ना। लिविंग वर्ल्ड भी पढ़ोगे मेरे से, लिविंग वर्ल्ड तो खत्म हो गया उससे सिलेबस से, नहीं थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, जितना है वो बता दूंगी, ठीक है। ऑक्सीजन्स ग्रीक वर्ड से आया है, ऑक्सेन टर्म से, जिसका मतलब ग्रो होना होता है, और ये आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से। जो टर्म ऑक्सीजन जो है वो अप्लाई होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड को, और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, नेचुरल भी होते हैं एंड सिंथेटिक कंपाउंड भी होते हैं, जो कि इसको ग्रोथ को रेगुलेट करने की प्रॉपर्टी होती है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो स्टेम का जो एपेक्स होता है ना, ऊपर टिप, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और रूट के एपेक्स पे भी प्रेजेंट होता है। तो प्रोड्यूस होता है वहाँ पे, लेकिन काम करता है जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे वो ट्रांसफर होके चला जाता है। ऑक्सीजन जैसे कि IAA एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA, ये सभी प्लांट से आइसोलेट करते हैं, मतलब प्लांट से तुमको ना प्लांट में IAA IBA मिल जाएगा, जबकि सिंथेटिक में आपको NAA, जिसका फुल फॉर्म है नैप्थलीन एसिटिक एसिड, एंड 2,4-D आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लास में भी वीडीसाइड के रूप में, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये सभी सिंथेटिक ऑक्सीजन है। सिंथेटिक ऑक्सीजन में दो हो गए, एक हो गया NAA और दूसरा हो गया 2,4-D, और नेचुरल ऑक्सीजन में IAA एंड IBA। जितने भी ऑक्सीजन्स हैं वो एक्सटेंसिवली एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज होते हैं। एग्रीकल्चर तो समझ ही गए, हॉर्टिकल्चर जहाँ पे ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह जैसे फ्लावर्स वगैरह को ग्रो कराने के लिए भी यूज किया जाता है। ये जो है रूट, मतलब जैसे स्टेम को कट कर दिया और वहाँ से रूट इनिशिएट करना है ना, वहाँ पे भी ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, और प्लांट के नंबर को बढ़ाने के लिए प्रोपेगेशन, बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में यूज किया जाता है। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करवाना है तो भी इसको यूज करते हैं, और ये फ्रूट और लीफ यदि प्लांट से ड्रॉप होके गिर जा रहे हैं, झड़ते जा रहे हैं, तो उसको वो अपने प्लांट से जुड़े हुए रहे, मतलब जो अर्ली प्लांट अभी जस्ट लीफ बने और फ्रूट बने और तुरंत ही झड़ जाए तो अच्छी बात तो नहीं होगी ना। तो ये नए प्लांट के फ्रूट्स और लीव्स को प्लांट के साथ चिपक के रहने में हेल्प करते हैं, जबकि जो ओल्डर पार्ट्स है उसको झड़ाने में, यानी उसको एब्सिशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स, जबकि अर्ली
अर्ली स्टेजेस के जो पार्ट्स होते हैं उसको प्लांट के साथ चिपके रहने में मदद करते हैं। जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं इनके जो ग्रोइंग एपिकल बर्ड होते हैं उसमें मतलब एक्सिलरी बर्ड में, अच्छा यहाँ पे ना एपिकल डोमिनेंस की बात कर रहा है तो यहाँ पे देखो ये पत्ते होते हैं इस तरह से, यहाँ पे छोटे से बर्ड प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से सबसे ऊपर बर्ड प्रेजेंट होता है। ये जो बर्ड होता है ना, ये बर्ड ग्रो जब करता है तो इसके यहाँ पे एक्साइल पोजीशन पे जो बर्ड है उसकी ग्रोथ को ये क्या करता है, रोकता है। एक मिनट और, मॉर्फोलॉजी वगैरह पढ़ लियो ना, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल डिवीजन, सेल साइकिल। उसके बाद अच्छा तुम लोग सेल पढ़ा, सेल डिवीजन पढ़ा, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन हो गया, अब प्लांट ग्रोथ। तो मैं फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ करवा रही हूँ ना, ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसे प्लांट का जो एपिकल, ये जो एपिकल बर्ड है ना ये खाली ग्रो करता रहता है। ये वाले में ना जो ऑक्सीन होता है, इसमें ऑक्सीन का जो कंसंट्रेशन होता है वो लैटरल बर्ड के ग्रोथ को सप्रेस करता है कि भाई तू रुक, तुम ब्रांच मत बना। देखिए लीफ के एक्सियल पोजीशन पे जो बर्ड होता है ना वो उसी से लेटरल ब्रांचेस बनता है। लेकिन जो एपिकल बर्ड है ना, ये एपिकल बर्ड ये इसके ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है, सप्रेस करता है। तो यदि आप एपिकल बर्ड को ऐसे कट करके हटा दोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घटेगा। जैसे ही ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घटेगा तो ये एक्सिलरी बर्ड का ग्रोथ हो जाएगा। इसीलिए देखोगे कि जो हेज प्लांट्स होते हैं ना, हेज प्लांट्स मतलब जैसे कि होटल वगैरह में देखते हो कि लाइट ग्रीन कलर के प्लांट रहते हैं और उसको माली एकदम कट करके उसको शेप बनाए रहता है डिफरेंट शेप में, वो हेज प्लांट कहलाता है। उनको ना बार बार कट इसलिए करते हैं ताकि उसके बार बार ब्रांचिंग हो, क्योंकि यदि वो एपिकल बर्ड होगा तो वो ऑक्सीजन रहेगा और ऑक्सीजन जो है ना लेटरल ब्रांच के ग्रोथ को रोक देता है। लेटरल ब्रांच के ग्रोथ के लिए साइटोकाइनिन मदद करता है, जबकि एपिकल बर्ड के ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन मदद करता है। तो यदि हम ऐसे कट कर देंगे ऊपर से तो रियल में ऑक्सीजन को खत्म कर दिए। जैसे ऑक्सीजन खत्म किए, अब साइटोकाइनिन क्या करेगा, लेटरल ब्रांच का ग्रोथ कर लेगा और इससे क्या होगा, जो प्लांट है ना उसमें ब्रांचेस ढेर सारे बनेंगे और प्लांट में ब्रांचेज ज़्यादा बनेंगे तो जो प्लांट है वो तो ज़्यादा डेंस हो जाएगा ना, तो उसके शेप भी अच्छे बनेंगे। हेज प्लांट समझ गए तो कौन सा प्लांट है? ऑक्सीजन जो है ये पार्थेनोकार्पी में भी मदद करता है, टोमेटो में जैसे कि पार्थेनोकार्पी मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन में मदद करता है ये। और आपको पता है कि यदि पार्थेनोकार्पी में मदद करेगा तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में सीड जो है नहीं होता है। हर्बिसाइड्स के रूप में भी यूज होता है, जैसे कि 2,4-D। हर्बिसाइड्स मतलब पौधे वगैरह होते हैं, छोटे छोटे पौधे, इनको ये किल करता है। और ज़्यादातर जो डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स होते हैं, डाइकोटिलेडोनस जो वीड्स होते हैं उसको ये ख़त्म करने का काम करता है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन बाय गार्डनर, यानी कि आप चाहते हो कि लॉन में कोई भी अनवांटेड प्लांट्स को ही वीड कहते हैं, अनवांटेड प्लांट ग्रो ना करे तो इसके लिए ऑक्सीजन का स्प्रे करते हैं। ऑक्सीजन जो है जाइलम डिफ्रेंसिएशन में हेल्प करता है। जाइलम डिफ्रेंसिएशन मतलब जाइलम को बनाने में हेल्प करता है और सेल के डिवीजन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ने क्या क्या किया बताओ? क्या? रूट टिप एपिकल पार्ट ऑफ द रूट एंड शूट में होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, अर्ली प्लांट के पार्ट्स को अपने प्लांट के साथ जोड़ के रखता है और जो पुराना है उसको झाड़ने यानी एब्सिशन में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद रूट इनिशिएशन में हेल्प करता है। टोमेटो में पार्थेनोकार्पी करता है। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग में हेल्प करता है ना। और एपिकल डोमिनेंस मतलब एपिकल बर्ड के कंटिन्यूस ग्रोथ होते रहे और लेटरल सप्रेस रहे, इसमें वो इन्वॉल्व होता है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि जो लेटरल बर्ड है वो ग्रो करे तो इसके लिए हम लोग एपिसेस को कट कर देते हैं तो लेटरल ब्रांचेस का ग्रोथ हो जाता है। 2,4-D जो है हर्बिसाइड्स के रूप में यूज होता है। ऑक्सीजन जो है वो जाइलम डिफ्रेंसिएशन में इन्वॉल्व होता है और
सेल डिवीजन में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। नाउ जिब्रेलिन्स का देखिए, ये अनदर काइंड ऑफ प्रोमोटरी पीजीआर होते हैं और लगभग 100 टाइप ऑफ जिब्रेलिन जो है अभी तक हम लोग देखे हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में देखा जाता है, फंजाई एंड हायर प्लांट्स में देखा जाता है। इसको हम लोग जैसे GA1, GA2, GA3 करके बहुत सारे ग्रुप से हम लोग दिखाते हैं। जिब्रेलिक एसिड जो है, जिसमें GA3 जो है ना, वो सबसे फर्स्ट जिब्रेलिन है जो कि डिस्कवर्ड हुआ है, एंड इस पे स्टडी भी सबसे अधिक हो रखा है। ये सबसे पहले डिस्कवर्ड भी हुआ और स्टडी भी किया गया इस पे। जितने भी जिब्रेलिक एसिड हैं वो सारे एसिडिक होते हैं और इसका असर वाइड रेंज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, मतलब बहुत सारा असर होता है इसके प्लांट्स पे। इनके पास ना ये क्षमता होती है कि स्टेम का जो इंटरनोडल लेंथ है ना, उसको बढ़ाने की क्षमता होती है। जैसे ग्रेप्स के जो स्टाक होते हैं, बंच, उसके साइज को इंक्रीज कर देता है। एप्पल के साइज को भी इन्हांस करता है, इसको इलोंगेट करता है। ये सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग, बुढ़ापा। ये क्या करता है, बुढ़ापा को रोकता है। और ये ना ट्री के अंदर जो फ्रूट्स है ना, लंबे समय तक टिके रहे, क्योंकि देखो सारे फ्रूट्स एक ही बार झड़ जाएंगे तो सड़ने लगेंगे, लेकिन हम यदि थोड़ा थोड़ा तोड़ के मार्केट में सप्लाई करें तो लंबे समय तक मार्केट में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये एक्सटेंड द मार्केट पीरियड, यानी मार्केट पीरियड को एक्सटेंड कराता है। मतलब हम मार्केट में ज़्यादा लंबे समय तक फ्रूट को सप्लाई करवा सकते हैं, क्योंकि ये फ्रूट को जल्दी प्लांट से टूटने नहीं देता है, जब चाहिए तब तोड़ सकते हैं। GA3 इज यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन द ब्रूइंग इंडस्ट्री। ब्रूइंग इंडस्ट्री मतलब अल्कोहल इंडस्ट्री होता है। अल्कोहल इंडस्ट्री में जिब्रेलिन जो है ना, वो एक्चुअल में जितने भी अनाज, देखो आप पढ़े होगे ना, अनाज से शराब बनाते हैं, तो अनाज को ना मतलब सड़ाने में एक्चुअल में हेल्प करता है। सड़ाना उसको नहीं बोलेंगे, एक्चुअल में वो सड़ता नहीं है। एक्चुअल में होता ये है कि अनाज जो है ना, वो थोड़ा सा जब जर्मिनेट कर जाता है ना, तो उसके अंदर बहुत सारे सिंपल फूड बन जाते हैं, जिसको यीस्ट आसानी से उसको जो है ना, मतलब उसको जर्मिनेशन में मतलब यीस्ट आसानी से रेस्पिरेशन में यूज कर सकते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, हॉर्लिक्स खाते हो ना, हॉर्लिक्स पीते हो, तो हॉर्लिक्स में सुनते हो ना गेहूं होता है। तो यदि गेहूं ही होता है तो आप घर में आटा घोल के क्यों नहीं पी लेते हो? आटा को दूध में घोल के पी लो तो क्या ही फर्क पड़ेगा यदि गेहूं ही है तो। सेरेलेक्स मिलता है ना बच्चे का, उसमें भी गेहूं होता है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं कि डायरेक्टली गेहूं ही घोल के बच्चे को पिला दे, मतलब गेहूं का आटा। बच्चा बड़ा होगा तो पीटेगा कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। जिसके पास लेस नॉलेज है वो तो यही करेगा ना। एक्चुअल में गेहूं होता है, लेकिन गेहूं ऐसे नहीं यूज किया जाता है। गेहूं के अंदर ना, जो मैच्योर गेहूं होता है उसके अंदर स्टार्च होता है, और स्टार्च डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ब्रूइंग इंडस्ट्री क्या करता है, माल्ट करता है। माल्ट में क्या होता है कि गेहूं को पहले फुलाया जाता है, पानी में भिगो दिया जाता है। भिगोने के बाद उसमें से पानी एकदम से निथार लिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और उसको थोड़ा सा जर्मिनेट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जर्मिनेशन करने के लिए जब छोड़ते हैं ना, तो जो स्टार्च है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उस समय वीट के अंदर ना अल्फा एमाइलेज का प्रोडक्शन होता है। जो अल्फा एमाइलेज होता है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब ये माल्टोज जो है वो सिंपल फूड है, जबकि स्टार्च था कॉम्प्लेक्स। अब मुझे बताओ, अब ये जो गेहूं है जिसमें जर्मिनेशन हो चुका है, आपको नहीं लगता ये ज़्यादा डाइजेस्ट करने के लिए आसान है? तो ये वाला जर्मिनेशन वाला जो गेहूं है ना, वो रियल में बेबी के फूड में रहता है, हॉर्लिक्स में रहता है। इसकी वजह से ये ज़्यादा न्यूट्रिटिव हो जाता है। जर्मिनेटिंग जो भी सीड्स वगैरह होते हैं ना, वो ज़्यादा न्यूट्रिटिव हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ना सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल मोड में चले आते हैं, वो अनअवेलेबल कंडीशन में नहीं रहते हैं। तो ब्रूइंग इंडस्ट्री में पता है कि भाई हम डायरेक्टली गेहूं को यूज़ करेंगे तो नहीं चलेगा। गेहूं को वो पहले फुलाते हैं, फिर थोड़ा हद तक जर्मिनेट करवा देते हैं, ताकि यीस्ट को ना उसमें से शुगर निकालने में परेशानी ना हो। तो माल्टिंग प्रोसेस के लिए ब्रूइंग इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। और पता है, अल्फा एमाइलेज को प्रोड्यूस करने के लिए जिब्रेलिन की रिक्वायरमेंट होती है। जिब्रेलिन ही अल्फा एमाइलेज का प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। शुगर केन स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट। अब मान लो कि मैंने कहा कि जिब्रेलिन जो है ना, लेंथ ऑफ द स्टेम को बढ़ाता है,
तो मान लो कि शुगर केन का स्टेम लंबा हो गया, तो आपको नहीं लगता शुगर भी बहुत ज़्यादा होगा उसके अंदर, क्योंकि शुगर का स्टोरेज ज़्यादातर किस में होता है, स्टेम के अंदर ही होता है। तो यदि आप शुगर केन का जो स्टेम है उसको यदि लंबा मतलब देख रहे हो, तो ऑब्वियसली क्या होगा बताओ स्टूडेंट, लेंथ बढ़ेगा तो शुगर का इनपुट भी बढ़ेगा, और शुगर का इनपुट बढ़ेगा तो पर एकड़ ऑफ लैंड में शुगर का प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ना। तो यही लिखता है ना कि spraying sugarcane with the gibberellin increase the length of the stem and thus increasing the yield as much as by 20 tons per acre। पर एकड़ 20 टन्स जो है वो इंक्रीज करने का इंक्रीज होता है, मतलब शुगर का प्रोडक्शन। Spraying juvenile conifers with GA hastens the maturity period, thus leading to the early seed production। Gibberellin also promotes bolting सुन लो, बता देती हूँ किक लाइन, क्योंकि इसमें ना कोई भी एक्स्ट्रा बताना नहीं है, जो पॉइंट है उसी को एक्सप्लेन करते जाना है और आप अपने लिखते चले जाना। जुवेनाइल कॉनिफर्स किसको कहते हैं? जुवेनाइल बचपन, ठीक है। कॉनिफर्स, 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 एनीवन इन द क्लास? पीट दो उसको, पीट दो। सो रही है ना? छी, अरे लड़कियों को क्या क्या मतलब हरकतें करती है, मुझे भी सूंघने दो कैसा स्मेल करता है। मैं आती हूँ, लाओ। तो कुछ महक कहाँ रहा है? तो तुम काहे सूंघ रही थी? हाँ, इसमें महका। ये पता है कार्सिनोजेनिक होता है, ये सारी चीजें मत करना। उसको काहे देख रही हो? वो ठीक ही तो बोल रही है, तुम्हारे भले में, तुम्हारी अस्थि वाली फ्रेंड है, नकली फ्रेंड है। अब पता है ऐसे ऐसे चीजें पसंद करोगे तब तो पेट्रोल भी पसंद आएगा तुमको। अब गाड़ी चल रहा होगा और पेट्रोल जहां से धुआं फेरो वहां पे नाक लगा के सूंघ रहा है। तुम लोग को भी ऐसे ऐसे करने का मन करता है? पाइनस प्लांट जानते हो ना? पाइनस प्लांट को ही कॉनिफर्स कहा जाता है। तो पाइनस प्लांट में के स्मॉल प्लांट्स, पाइनस के स्मॉल प्लांट्स में यदि स्प्रे कर दोगे ना तो वो जल्दी बड़ा हो जाएगा। जुवेनाइल कॉनिफर्स का मतलब छोटा पाइनस प्लांट में यदि आप स्प्रे करोगे तो वो जल्दी बड़ा हो जाएगा और जल्दी ही उसमें बीज बनने लगेंगे। बीज बनने से क्या फायदा होगा? उसके जो बीज है ना, कुछ बीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। अभी चिलगोजा सुने हो तुम लोग? चिलगोजा, पाइनस जेरार्डियाना प्लांट से बीज निकलता है चिलगोजा, जिसको रोस्ट करके हम खाते हैं। तो यदि हम ऐसे प्लांट को जल्दी ग्रो करा दे तो जल्दी बीज बनेगा ना। तो यही कह रहा है कि जो जुवेनाइल कॉनिफर्स है ना, उसमें यदि आप स्प्रे करते हो तो ये जल्दी मैच्योर हो जाता है और सीड प्रोडक्शन भी जल्दी हो जाता है। क्लियर? जिब्रेलिन ऑल्सो प्रोमोट बोल्टिंग इन रोजिटे प्लांट। दो वर्ड यहां पे यूज किया है, बोल्टिंग एंड रोजिटे प्लांट। किसे कहेंगे रोजिटे प्लांट? ऐसा प्लांट जिनके पत्ते दूर दूर पे नहीं हो स्टेम पे। जनरली पत्ता हम लोग जब भी बनाते हैं तो एक लीफ यहाँ पे, तो एक लीफ यहाँ पे, एक लीफ यहाँ पे, तो एक लीफ यहाँ पे, ऐसे बताते हैं ना। तो यदि समझो कि सारे पत्ते एक ही जगह से निकले हुए दिखे तो ऐसे प्लांट को रोजिटे प्लांट कहते हैं। जैसे कि कैबेज, कैबेज में देखोगे ना, कैबेज को कट करते हो तो नहीं लगता सारा पत्ता एक ही जगह से निकला है। तो ऐसे रोजिटे प्लांट, यदि रोजिटे प्लांट का चाहते हो कि इंटरनोड का एलोंगेशन हो जाए तो आप जिब्रेलिन स्प्रे कर दो। इंटरनोडल लेंथ को मतलब इंटरनोडल लेंथ को इलोंगेट करना है तो उस इफेक्ट को ही बोल्टिंग इफेक्ट कहते हैं। इंटरनोडल लेंथ को क्या करना है, बढ़ाना है, तो उसी को बोल्टिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब रोजिटे प्लांट हो गया जिसकी इंटरनोडल लेंथ बहुत ही कम है,
ऐसे प्लांट के इंटरनोड को बढ़ाना है तो जिब्रेलिन का स्प्रे कर देंगे, ठीक है। और जब इंटरनोडल लेंथ को बढ़ा रहे हैं इसका मतलब उसको बोल्टिंग कहते हैं, और प्लांट विथ वेरी लेस इंटरनोडल लेंथ को आप रोजिटे प्लांट कहोगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे रोजिटे हैबिट वाले प्लांट का मतलब हुआ विथ वेरी लेस इंटरनोडल लेंथ। बोल्टिंग का मतलब क्या हुआ? इंक्रीजिंग इंटरनोड। चलो रिकॉल करो तो फंक्शन जिब्रेलिन का क्या क्या करता है? क्या क्या करता है बच्चा? इंटरनोडल लेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। शुगर केन के स्टेम को इलोंगेट करता है और शुगर के प्रोडक्शन लगभग 20 मतलब पर एकड़ ऑफ लैंड में 20 टन इंक्रीज हो सकता है ना। ग्रेप्स के स्टाक के लेंथ को बढ़ाता है, एप्पल के साइज को एनहेंस करता है, ठीक है। उसके बाद ब्रूइंग इंडस्ट्री में माल्टिंग प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। मार्केटिंग पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए जिब्रेलिन का स्प्रे करते हैं हम लोग फ्रूट वाले प्लांट में, तो वो जो है ना लंबे समय तक फ्रूट जो है प्लांट के पास प्लांट में रहता है। जुवेनाइल कॉनिफर्स में जब स्प्रे करते हैं तो इसकी मैच्योरिटी बहुत जल्दी हो जाती है, हैस्टेन द मैच्योरिटी मतलब जल्दी मैच्योर हो जाता है। रोजिटे प्लांट के इंटरनोडल लेंथ को बढ़ाने के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। यही सब है, ठीक है। अब साइटोकाइनिन में आते हैं। साइटोकाइनिन जो है डिस्कवर्ड किया गया था सबसे पहले काइनेटिन के रूप में। ये एक मॉडिफाइड एडेनिन होता है, और एडेनिन क्या होता है? प्यूरिन होता है। तो ये कहाँ से, सबसे पहले कहाँ से ये फाइंड आउट किया गया था ना? तो ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए, हेरिंग स्पर्म डीएनए, हेरिंग फिश का नाम है, उसके स्पर्म में से डीएनए को निकाल के उसको ऑटोक्लेव किया गया। ऑटोक्लेव नहीं समझते हो? ऑटोक्लेव एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर होता है। मतलब जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जैसे नहीं होता स्टरलाइज्ड करने वाला मशीन वगैरह नहीं होता है, जैसे ऑपरेशन थिएटर वगैरह में आप देखोगे बड़े बड़े ना मशीन होते हैं जिसके अंदर ना मतलब जो भी कपड़ों को यूज़ करना है ना ऑपरेशन थिएटर के लिए, तो उन कपड़ों को ना वहाँ पे धोया जाता है और प्लस स्टरलाइज किया जाता है, नहीं तो ना वो वायरसेस या बैक्टीरिया वगैरह जो है वो किल कर सकते हैं। तो ऑटोक्लेव एक तरह का मतलब इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर एंड टेम्परेचर वगैरह रहता है अंदर में, जस्ट लाइक प्रेशर कुकर, और उसके कंडीशन में यदि चीज़ों को रखेंगे तो वो स्टरलाइज हो जाता है। तो उस इंस्ट्रूमेंट में ही क्या किया गया, हेरिंग जो फिश होता है उसके स्पर्म के डीएनए को डाल के और ऑटोक्लेव किया गया, और ऑटोक्लेव करने के बाद जो मटेरियल निकला उसकी जो क्वालिटी थी वो किसकी जैसी थी? उसकी क्वालिटी साइटोकाइनिन जैसी थी, ठीक है। तो ये रियल में सिंथेटिक साइटोकाइनिन है या नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है? बताओ। देखो नेचुरली नहीं हुआ, आखिर तो हमने सिंथेसाइज किया ना, ऑटोक्लेव करके ना बनाया, तो ये रियल में नेचुरली अकरिंग नहीं है। तो इसको ऑटोक्लेव करके बनाया, तो देखो क्या लिखता है, काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट, नेचुरली प्लांट में अकर नहीं करता है। सर्च फॉर, तो नेचुरल साइटोकाइनिन का सर्च हुआ, और फिर जीटीन जैसे कंपोनेंट, जीटीन ये भी साइटोकाइनिन है, इसको ऑब्टेन किया गया था किससे? तो कॉर्न के कर्नल से, मकई के छोटे छोटे दानों में से निकाला गया और कोकोनट मिल्क से निकाला गया, और जो जीटीन है ये नेचुरल फॉर्म में ऑब्टेन किया गया, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना पड़ा, ठीक है। सिंस द डिस्कवरी ऑफ जीटीन सेवरल, उसके बाद बहुत सारे अदर साइटोकाइनिन भी डिस्कवर हुए। कुछ सिंथेटिक कंपाउंड होते हैं सेल डिवीजन को के एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, वो भी फाइंड आउट किया गया। नेचुरल साइटोकाइनिन जो है उस जगह पे प्रोड्यूस होते हैं जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होता है, जैसे रूट एपिसेस,
डेवलपिंग शूट बर्ड, यंग फ्रूट एट्सेट्रा, और ये प्रोड्यूस करता है, बहुत नए नए पत्तों को प्रोड्यूस करता है, क्लोरोप्लास्ट पत्तों में प्रोड्यूस करता है, लेटरल सूट का ग्रोथ करता है, एडवेंटिशियस सूट फॉर्मेशन भी करता है। साइटोकाइनिन ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस। याद करो तो एपिकल डोमिनेंस क्या था, जो स्टेम था वो हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करता था ना एपिकल बर्ड की वजह से। मैंने कहा था ना कि एपिकल बर्ड का कंटिन्यू ग्रो हो पाना वो एपिकल डोमिनेंस है, लेकिन लेटरल पोजीशन पे जो बर्ड होता है वो लेटरल बर्ड के ग्रोथ के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, साइटोकाइनिन इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे ये प्लांट है, यहाँ पे बर्ड है और ये लीफ है, तो यहाँ पे भी बर्ड है। इस बर्ड के ग्रोथ के लिए यानी लेटरल बर्ड के ग्रोथ के लिए साइटोकाइनिन जिम्मेदार है, और ये वाले बर्ड कंटिन्यू ग्रो करे तो ऑक्सिन जिम्मेदार है। तो ऑक्सिन क्या करता है, इसकी ग्रोथ को सप्रेस कर देता है। तो रियल में लेटरल जो बर्ड है उसके ग्रोथ के लिए कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, साइटोकाइनिन ही ना किया। तो यहाँ पे क्या लिखता है कि साइटोकाइनिन की वजह से ये जो एपिकल डोमिनेंस है, एपिकल बर्ड के ग्रो करने होने वाला जो पार्ट है वो रियल में क्या होता है, कंट्रोल में आता है, और लेटरल बर्ड भी ग्रो कर रहा है। यदि लेटरल बर्ड ग्रो करके लेटरल ब्रांच बना रहा है, इसका मतलब जो साइटोकाइनिन है उनका ग्रोथ पॉसिबल हम लोग वहाँ पे देख पा रहे हैं। तो साइटोकाइनिन की वजह से ग्रोथ पॉसिबल हम लोग वहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन यदि सिर्फ एपिकल बर्ड ही ग्रो कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ ऑक्सिन की एक्टिविटी हो रही है। लेकिन यदि आपने ऊपर एपिकल बर्ड को कट कर दिया और लेटरल बर्ड ग्रो कर रहा है, इसका मतलब साइटोकाइनिन अपने एक्टिविटी को वहाँ पे कर रहा है। ठीक है, आप उसको पढ़िए जब तक। They promote nutrient mobilization which help in the delay of senescence. Senescence का मतलब बुढ़ापा होता है, एजिंग प्रोसेस। तो कहते हैं कि ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करता है जो कि सेनेसेंस को डिले करता है। सेनेसेंस को डिले करता है मतलब एजिंग को बूढ़ा होने को मतलब टाइम लगता है। अब कैसे, तो जो एजिंग वाला एरिया है, मान लो जो एजिंग प्रोसेस हो रहा है, उस एजिंग प्रोसेस को कम करने के लिए क्या करता है कि मतलब जैसे मान लो एजिंग प्रोसेस जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे तो न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है ना, तो उस एरिया में न्यूट्रिएंट्स को देता है कि भाई तुम ये लो और जल्दी एजिंग मत शो करो। तो एजिंग को ये रोकने का काम करता है। न्यूट्रिएंट रीमोबिलाइजेशन करता है, मतलब मोबिलाइजेशन करता है, मतलब मूव करके वहाँ को लेके जाता है जहाँ पे वहाँ पे कमी है उन चीज़ों की, तो वहाँ पे आपूर्ति करता है उस चीज़ को कि ताकि उसको अवेलेबल हो जाए चीज़ें, तो एजिंग प्रोसेस वहाँ पे जल्दी फास्ट ना हो। नेक्स्ट जो हार्मोन है दैट इज इथाइलिन। ये बहुत ही सिंपल गैसियस पीजीआर है और ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं उस जगह पे जहाँ पे एजिंग हो रहा होता है, मतलब अंडरगोइंग सेनेसेंस या फ्रूट राइपन कर रहा होता है। जहाँ पे फ्रूट राइपनिंग हो रहा होता है, मतलब मान लो फ्रूट जो है ना पक रहा है जहाँ पे, या एजिंग हो रहा है, वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन इनको हम लोग देखते हैं। इथाइलिन की वजह से हॉरिजेंटल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग होता है, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस होता है, एपिकल हुक फॉर्मेशन इन द डाइकॉट सीडलिंग। ध्यान से सुनना, सीडलिंग का मतलब छोटा पौधा जो जस्ट अभी बीज से निकला है ना जो पौधा, उसको हम लोग सीडलिंग कहते हैं। तो ये करता क्या है, ये कि जो सीडलिंग है उसके ना स्टेम का, ये जो स्टेम है ना इसके एक्सिस को ग्रो करने में हेल्प करता है, यानी कि स्टेम ये सीधा वाला पार्ट है, इसके मोटापा को बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके बाद वही सॉइलिंग में हेल्प किया, और जो भी सीडलिंग्स होते हैं उसमें इस तरह से ना झुके झुके से रहते हैं ऊपर से, ऊपर का टिप, जिसको उसको हम लोग जो है एपिकल हुक का फॉर्मेशन भी कहते हैं, लाइक ये एपिकल हुक। एपिकल हुक का मतलब होता है, देखो क्या होता है ना, जो भी बीज को मिट्टी में डालोगे ना तो बीज से नया पौधा निकलेगा, तो नया पौधा सीधा नहीं निकलता है। बहुत सारे केस में नया पौधा निकलता है ऐसे झुक के निकलता है, मिट्टी से अंदर से झुक के निकला और बाहर जाने के बाद ऐसे स्ट्रेट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एपिकल पोजिशन में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो यदि सीधा निकला तो मिट्टी के घर्षण की वजह से वो खराब हो सकता है, इसीलिए वो ऐसे झुक के निकलता है, और जब ऊपर जाता है तो वो सुरक्षित रहता है फिर, और फिर बाहर
निकल जाता है। इस तरह से जो हुक का फॉर्मेशन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल हुक। इथाइलिन जो है वो सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ द प्लांट ऑर्गन में हेल्प करता है। मतलब यदि पत्तों को झाड़ना है, फ्लावर को टूट के गिराना है, एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन स्पेशली लीफ एंड फ्लावर, मतलब बुढ़ापा लाने के लिए एंड एजिंग लाने के लिए एंड प्लांट के पार्ट को तोड़ के गिराने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। इथाइलिन जो है वो फ्रूट राइपनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपको बता दें राइपनिंग फ्रूट में रेस्पिरेशन प्रोसेस इज़ वेरी हाई, और ऐसे हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन को रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक कहते हैं। तो यहाँ पे दिस राइज इन रेस्पिरेशन इज नॉन एज रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक, इसमें ये हेल्प करता है। ये यहाँ से क्वेश्चंस बन जाएगा कि जो इथाइलिन के कौन से हार्मोन की वजह से रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक देखते हैं, तो इथाइलिन की वजह से जो फ्रूट है उसकी राइपनिंग प्रोसेस के दौरान रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, जिसको रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक कहते हैं। आप नोटिस करोगे कि गर्मी के दिनों में जब मैंगो घर में आता है ना, तब जब वो पकने लगता है तो उसका टेम्परेचर आप छू के देखना, वो थोड़ा टेम्परेचर उसका हाई रहता है। पका हुआ मैंगो का टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है क्योंकि उसमें रेस्पिरेशन ज़्यादा होता है, और रेस्पिरेशन ज़्यादा होने से हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए टेम्परेचर उसका ज़्यादा होता है। इसीलिए ना कहते हैं ना हाँ खाते हैं, क्यों वो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना बहुत गर्मी करता है, ऐसा कुछ बोलते हैं। इथाइलिन जो है सीड एंड बर्ड डोरमेंसी को इनहिबिट करता है। मतलब सीड मान लो जर्मिनेट नहीं कर रहा, बर्ड जर्मिनेट नहीं कर रहा, तो उसको इनिशिएट करता है। ज़्यादातर किसमें, तो पीनट मूंगफली के बीजों में। पोटैटो ट्यूबर का भी जर्मिनेशन करना है तो वहाँ पे भी ये हेल्प करता है। इथाइलिन जो है ये भी इंटरनोडल लेंथ को इलोंगेट करता है। जिब्रेलिन ने भी किया था, ये भी करता है। ये क्वेश्चन इस बार नीट में आया था, लेकिन याद रखिए इंटरनोडल लेंथ इलोंगेशन ये करता है, लेकिन किसका, राइस प्लांट का करता है। प्लीज मार्क करना, राइस प्लांट का करता है। सिर्फ इंटरनोडल लेंथ इलोंगेशन आ जाए तो जिब्रेलिन रखना, लेकिन इंटरनोडल लेंथ इलोंगेशन ऑफ द राइस प्लांट आ गया तो इथाइलिन करना है। ठीक है, इथाइलिन ही ये काम करता है, ताकि आपको पता है ना कि राइस प्लांट को हम लोग पानी में लगाते हैं और फिर पानी में वो ग्रो करके पानी के लेवल से ऊपर सारे पार्ट्स आ जाते हैं। तो लीफ में इंटरनोड का और पेटियोल का इलोंगेशन होता है डीप वाटर राइस प्लांट में। इट हेल्प्स लीव्स एंड अपर पार्ट्स ऑफ द शूट टू रिमेन अबव द वाटर। इथाइलिन जो है वो रूट ग्रोथ, रूट हेयर फॉर्मेशन भी हेल्प करता है, और जिसकी वजह से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया अवेलेबल होता है। इथाइलिन जो है फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, मतलब एक साथ सारा फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाए पाइनएप्पल में, इसमें भी हेल्प करता है। याद करो तो पाइनएप्पल में फ्रूट सेट डेवलपमेंट में किसमें आपको बताया था, ऑक्सिन में पढ़ा है ना, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो सिंस इथाइलिन जो है बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करता है, मोस्ट वाइडली यूज पीजीआर भी है। ये एग्रीकल्चर में सबसे अधिक यूज होने वाला प्लांट हार्मोन जो है वो इथाइलिन ही है। इथेफोन अब मार्केट में किस फॉर्म में ये अवेलेबल है, तो इथेफोन के रूप में अवेलेबल है, जिसको पानी में एक्वस यानी पानी में घोल करके स्प्रे करते हैं तो प्लांट इसको बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है और इससे धीरे धीरे इथाइलिन को रिलीज करता है। इथेफोन को यूज करने से ना फ्रूट की राइपनिंग जो है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है टोमेटो एंड एप्पल में, और ये यदि फ्लावर और फ्रूट है इसकी एब्सिशन भी हो जाती है, और फीमेल फ्लावर क्यूकम्बर में फीमेल फ्लावर का नंबर को बढ़ाने में भी ये हेल्प करता है। लेकिन ये ना थिनिंग ऑफ फ्रूट का क्या है मतलब, फ्रूट थिनिंग का मतलब क्या होता है, देखो फ्रूट थिनिंग का मतलब होता है कि मान लो एक ट्री है और एक ट्री के अंदर बहुत सारे मैंगो प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो क्या वो ट्री सारे मैंगो को नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकता है? तो आप देखोगे ना कि गर्मी का जब मौसम आता है ना, जब शुरू होता है और मैंगो का ग्रो होने लगता है, तो देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे अमियाँ गिरने लगते हैं। क्यों गिरते हैं पता है? क्योंकि ट्री बहुत समझदार है कि इतने सारे जो मैंगो है उसको हम न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाएंगे, तो वो सारी छोटी छोटी अमियाँ शुरू से लेके गिरना शुरू हो जाती है और कुछ ही बचते हैं उसमें जो बड़े साइज के हो पाते हैं। तो ये ना इस तरह से जब फ्रूट झड़ते हैं ना, इसको थिनिंग ऑफ फ्रूट कहते हैं। उसके बाद देखोगे ना जो सिम्मल सुने होगे, सिम्मल
रेड कलर का फ्लावर बहुत गिरता हुआ देखोगे, रेड कलर का फ्लावर रोड पे गिरा हुआ नहीं देखते हो, एक बड़ा बड़ा ट्री रहता है, वो भी थिनिंग ऑफ फ्रूट ही है, वो सिम्बल का पौधा है, सिम्बल का ट्री है। सिम्बल का फ्लावर ग्रो तो बहुत करता है लेकिन बहुत सारे झड़ जाते हैं, क्योंकि यदि सबको छोड़ दिया जाए ना तो सबको उतना नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं होता। और कुछ आर्टिफिशियल भी हम लोग करते हैं, मतलब जैसे कुछ फ्रूट बहुत ज़्यादा गुच्छे में ग्रो कर रहा है तो हम थोड़ा थोड़ा तोड़ के निकाल के फेंक देते हैं उसमें से, ताकि जितना बचे उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको मिल सके, इसी को थिनिंग ऑफ फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। एब्सिसिक एसिड, ये जो है एब्सिशन एंड डोरमेंसी, यानी कि प्लांट पार्ट को टूट के गिराने में, और डोरमेंसी मतलब उसके ग्रोथ को रोक के रखने में हेल्प करता है। अदर पीजीआर के तरह इसमें वाइड रेंज इसमें भी होते हैं और डेवलपमेंट में, लेकिन ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, जो प्लांट के ग्रोथ प्लांट के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। ये सीड जर्मिनेशन को भी रोकता है, ये स्टोमाटा को क्लोज करता है, ये प्लांट को वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस से लड़ने में मदद करता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में। इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, और ये सीड के डेवलपमेंट में, मैच्योरेशन में एंड डोरमेंसी में हेल्प करता है। सीड के डेवलपमेंट यानी सीड डेवलप होके डोरमेंट हो जाए, इसमें ये मदद करता है। By including dormancy, ABS helps seed to withstand desiccation and other factor unfavorable for growth। मतलब इनकी वजह से बीज कम पानी में भी अपने आप को सर्वाइव करके रख पाता है, और ज़्यादातर सिचुएशन में जो ABA है वो एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड। देखिए एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है उल्टा, जिब्रेलिक एसिड जो काम करेगा उसका जस्ट अपोजिट काम ये करता है। यदि मैं बोलूँ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट बोलूं तो मतलब ये कि दो अलग अलग हार्मोन है और दोनों ने एक जैसा काम किया। जैसे इथाइलिन ने भी पाइनएप्पल में फ्रूटिंग करवाया और ऑक्सिन ने भी पाइनएप्पल में फ्रूटिंग करवाया, तो पाइनएप्पल में फ्रूटिंग के आधार पे इथाइलिन एंड ऑक्सिन का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह यदि हम लोग देखें तो इंटरनोडल लेंथ इलोंगेशन राइस प्लांट में इथाइलिन ने किया, और इंटरनोडल लेंथ इलोंगेशन जिब्रेलिन ने किया प्लांट में। तो जिब्रेलिन एंड इथाइलिन इंटरनोडल लेंथ इलोंगेशन के आधार पे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है। लेकिन साइटोकाइनिन जो है वो एपिकल डोमिनेंस को रोकता है, और ऑक्सिन जो है एपिकल डोमिनेंस को करवाता है। तो एपिकल डोमिनेंस के आधार पे ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन एक दूसरे का एंटागोनिस्टिक है। We may summarize that of any and every phases of growth differentiation, ये जो भी है। तो हमने आज हार्मोन्स वाला कंप्लीट किया, और कल जो है हमारे क्लास में हम इससे पहले वाला टॉपिक खत्म करेंगे, यानी कुल मिला के 2 क्लास में इसको खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में द लिविंग वर्ल्ड एक क्लास में ही खत्म करेंगे। द लिविंग वर्ल्ड एक क्लास में खत्म करेंगे, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम में थोड़ा टाइम लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें तुम लोग को याद करने में दिक्कत होगी। Thank you all of you.